Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consequences of Voluntary Winding Up. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग डिसीजन को फॉलो करती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, इसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के ऊपर और कंपनी के ऊपर. The very first consequence is effect on the company's business. From the commencement of the voluntary winding up, the company shall cease to carry in its business, except as far as required for the beneficial winding up of such business. यानी कि जिस दिन कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग कमेंसमेंट फाइनलाइज कर दिया जाता है, उस दिन से कंपनी अपने किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन नहीं कर सकती है. केवल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को छोड़कर, यानी कि अगर कोई एक्टिविटी कंपनी या बिजनेस के बेनिफिशियल वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग जरूरी है तो उन पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को छोड़कर बाकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी फॉलो नहीं की जा सकती है. ठीक है. सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या रहता है? इफेक्ट ऑन कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस. अब हम कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट को स्टडी करेंगे. ऑन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप does not put an end to the corporate existence of the company. The corporate status and powers of the company shall continue to remain unaffected until its dissolution, even if the articles otherwise provide. यानी कि जब कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो उसके पास होने के साथ साथ कंपनी का जो कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं होता है. इट डज नॉट एंड. जो कंपनी का कॉर्पोरेट स्टेटस है, ये जो कंपनी की पावर हैं वो तब तक कंटिन्यू रहती हैं, तब तक उन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक कि कंपनी के ऑपरेशंस को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता है. यानी कंपनी डिसोल्यूशन तक अपने कॉर्पोरेट स्टेटस को और अपनी पावर्स को मेंटेन रखकर चलती है, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है जब तक कि उसके आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग और कोई प्रोविजन ना दिया गया हो. ओके. नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे ना. द नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑन पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी और डब्ल्यूडी एंड मैनेजर. यानी कि अगर कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप को डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके साथ साथ कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया गया है, तो कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट करते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, इन सब की जो भी पावर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं ऑटोमेटिकली और ये शिफ्ट हो जाती हैं किसकी तरफ? कंपनी लिक्विडेटर के पास. यानी कि इन सब की पावर्स कंपनी लिक्विडेटर के पास शिफ्ट हो जाती हैं. ऑल द पावर्स आर नाउ ओन्ड बाय द कंपनी लिक्विडेटर. लेकिन एक पावर इनके पास अवेलेबल रहती है. वो पावर क्या है? वो पावर है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के रिलेशन में रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना होता है. तो जो नोटिस भेजना होता है वो पावर इनके पास अवेलेबल रहती है. बाकी सारी पावर्स कंपनी लिक्विडेटर के पास शिफ्ट हो जाती है. यानी कि अब कंपनी के सारे ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना और रेगुलेट करना, इसकी जिम्मेदारी या इसके रिगार्डिंग जो भी पावर्स रहती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, एमडी के पास, डब्ल्यूडी के पास या मैनेजर के पास नहीं आती हैं. अब ये पावर्स कंपनी लिक्विडेटर के पास आ जाती हैं. ओके. द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज. अब एम्प्लॉइज पर इफेक्ट की बात करते हैं. द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप जनरली operates as notice of discharge of the employees of the company if the company's business is continued आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन. यानी कि रिजोल्यूशन को पास करने के बाद भी अगर कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस अगर डिसकंटिन्यूड रहता है तो उस केस में जो वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन है वो एक तरीके से कंपनी के एम्प्लॉय के लिए नोटिस ऑफ डिस्चार्ज का काम करता है. यानी कि एम्प्लॉयज को तुरंत उनकी ड्यूटीज से डिस्चार्ज कर दिया जाता है जैसे ही कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास किया जाता है. ओके. लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिजोल्यूशन है वो
कुछ पर्टिकुलर केसेस में वर्कआउट नहीं करता है। सच रेजोल्यूशन शैल नॉट ऑपरेट एज सच नोटिस इन द फॉलोइंग केसेस। ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर केसेस है? पहला केस बनता है इसके अंदर, इफ द कंपनीज बिजनेस इज कंटिन्यूड बाय द कंपनी लिक्विडेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल वाइंडिंग अप इवन आफ्टर पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप के रेजोल्यूशन को पास करने के बाद भी अगर कंपनी के बेनिफिशियल बाइंडिंग अप के लिए कंपनी लिक्विडेटर कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू रखता है तो कंपनी के एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। और दूसरा केस बनता है, इफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज विद अ व्यू टू इट्स रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है तो भी एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। बाकी सारे केसेस में जैसे ही कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप के रिलेशन में रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय के लिए डिस्चार्ज का एक सिग्नल होता है। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ वन इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन वॉलंटरी वाइंडिंग अप। द असेट्स ऑफ अ कंपनी शैल बी अप्लाइड इन सेटिस्फैक्शन फर्स्टली ऑफ इट्स overriding preferential payments and then its other liabilities. Thereafter, the surplus of assets, if any remains, shall be distributed among the members according to their rights and interest in the company unless the article otherwise provide. यानी कि जब कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कंपनी की प्रॉपर्टी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? जो कंपनी की असेट्स हैं उनको रियलाइज करके सबसे पहले जो प्रेफरेंशियल पेमेंट हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, उनका निपटारा किया जाता है। जब प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को कंप्लीट पेमेंट कर दिया जाता है उनका, उसके बाद जो कंपनी की अदर लायबिलिटीज होती हैं उनके रिगार्डिंग पेमेंट फोकस किया जाता है असेट्स में से। और उसके बाद अगर असेट्स में से कुछ सरप्लस बचता है तो उसको क्या करा जाता है? कंपनी के मेंबर्स को कंपनी में उनके राइट्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जब तक कि आर्टिकल में कुछ और प्रोविजन नहीं दे रखा हो तब तक हम क्या करते हैं? इसी पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करते हुए कंपनी की प्रॉपर्टी को फुल्ली राइज करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में आपको डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेटस ऑफ मेंबर्स वाइट। यानी कि अगर शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है या किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के स्टेटस को ऑल्टर किया जाता है ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप तो उस पर इनका क्या इफेक्ट रहेगा वो हमें कॉन्सिक्वेंस स्टडी करना है। इन द केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एंड एनी ऑल्टरेशन इन द स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप शैल बी वॉइड। ये वॉइड होगा। क्या चीज़ वॉइड होगी? जब कंपनी के वॉलंटरी वाइंडिंग अप को डिक्लेयर कर दिया गया है और इस समय अगर कंपनी के शेयर्स में ट्रांसफ़र किया जाता है या कंपनी के किसी भी मेंबर के स्टेटस में कोई भी चेंज किया जाता है तो ये क्या होगा? ये वॉइड होगा। वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट के बाद आप इनमें से दोनों एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते। ना तो आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो और ना ही मेंबर्स के स्टेटस में कोई भी और कैसा भी चेंज कर सकते हो। ये वॉइड माना जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब बात आती है शेयर होल्डर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज पर इसका क्या इफेक्ट होता है। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज लायबल ओनली टू पे द अनपेड अमाउंट इफ एनी on the shares held by him in the company. He is also liable to pay all the unpaid costs. His liability continues even after winding up of the company. यानी कि जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उस केस में जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो अपनी अनपेड अमाउंट को पे करने के लिए ही लायबल होता है यदि कोई बचती है तो उस केस में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई भी अनपेड कॉल्स हैं तो उसको पे करने की भी लायबिलिटी उसकी बनी रहती है। कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद भी उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया तो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो फिनिश हो गई। अगर कोई भी अमाउंट अनपेड अमाउंट है या कोई अनपेड कॉल की अमाउंट है तो वो उसको पे करनी होती है कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद भी। लेकिन होता क्या है, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है तो वाइंडिंग अप के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी का नाम देते हैं। अब वो शेयर होल्डर नहीं रह जाते हैं वाइंडिंग अप के बाद,
वाइंडिंग अप के बाद उनके लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और वो कॉन्ट्रीब्यूटरी की तरह ही लाइबल होते हैं, दे आर लाइबल एज कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो कंपनी का जो लिक्विडेटर है he can demand the payment of unpaid calls from a contributory even if they had become time barred before the winding up order। हालांकि कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले उन्होंने अगर पेमेंट नहीं किया है, उसके बाद भी जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो उनसे कंट्रीब्यूटरी होने के नाते जो भी अनपेड कॉल्स के रिगार्डिंग पेमेंट है उनकी डिमांड कर सकता है, और उनको वो पे करनी भी होगी। क्योंकि जब वाइंडिंग अप हो जाता है तो वाइंडिंग अप कंट्रीब्यूटरीज पर इन कॉल्स के रेफरेंस में एक नई लायबिलिटी को क्रिएट कर देता है। तो इसी वजह से जो भी अनपेड अमाउंट हैं शेयर होल्डर्स के तरफ से या कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद कंट्रीब्यूटरी की तरफ से, तो उन्हें वो पे करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। कभी कभी क्या होता है, कंपनी की जो अंडरटेकिंग है या कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है उस पर एक फ्लोटिंग चार्ज को क्रिएट कर दिया जाता है। और ये चार्ज कब क्रिएट किया जाता है, अगर ये चार्ज कंपनी के वाइंडिंग अप के कमेंसमेंट से ठीक 12 महीने पहले क्रिएट किया जाता है तो इसे इनवैलिड माना जाएगा। सच चार्जेस शैल बी इनवैलिड unless it is proved that the company immediately after the creation of charge was solvent। जब तक ये डिक्लेयर ना कर दिया जाए कि जब कंपनी पर चार्ज क्रिएट किया गया था उस समय कंपनी सॉल्वेंट थी, तो उस केस में तब तक जो चार्ज क्रिएट किए जाएंगे फ्लोटिंग चार्जेस उनको इनवैलिड माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इफेक्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स वेयर द कंपनी इज इंसॉल्वेंट। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है और उसका वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया जा रहा है तो उस समय क्रेडिटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस केस में द सेम रूल शैल प्रिवेल एंड बी ऑब्जर्व्ड एज आर एप्लीकेबल अंडर द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो यहां पर वही रूल्स अप्लाई होंगे जो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं, और उन्हीं के रिगार्डिंग जो क्रेडिटर्स पर इफेक्ट होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स वेयर द कंपनी इज सॉल्वेंट। अगर कंपनी सॉल्वेंट है तब क्रेडिटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब हम किसी सॉल्वेंट कंपनी को वाउंड अप करते हैं देन ऑल डेट्स पेबल ऑन अ कंटिजेंसी एंड ऑल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी शैल बी एडमिसिबल टू प्रूफ अगेंस्ट द कंपनी। यानी कि जितने भी डेट्स कंटिजेंसी के बेसिस पर पेबल है और जितने भी क्लेम्स हैं जो कंपनी के अगेंस्ट में हैं इनको एडमिट कर लिया जाएगा अगर ये कंपनी के अगेंस्ट में प्रूफ कर दिए जाते हैं, यानी कि इनको प्रॉपर्ली पेमेंट किया जाएगा। अ जस्ट एस्टिमेट शैल बी मेड सो फार एज पॉसिबल ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डेट्स और क्लेम्स। तो क्या करा जाएगा, इन पर्टिकुलर क्लेम्स या जो भी डेट्स हैं उनका एक जस्ट एस्टिमेट क्रिएट किया जाएगा, जो भी और जितना भी पॉसिबल होता है उस उतना एस्टिमेट लगाया जाएगा इनका, और फिर इनको प्रॉपर्ली कंपनी की प्रॉपर्टी में से पे किया जाएगा टू द क्रेडिटर्स। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द स्टेटमेंट एज टू वाइंडिंग अप ऑन डॉक्यूमेंट्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस, orders for goods or business letters are issued by the company or by a company liquidator. Any such document in which the name of the company appears shall contain a statement that the company is being wound up. जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप का टाइम चल रहा होता है तो उस समय कंपनी या कंपनी के लिक्विडेटर के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के इनवॉइसेस, ऑर्डर फॉर गुड्स या फिर बिजनेस लेटर्स को इश्यू किया जाता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी का नाम अपीयर होता है उसमें हमें एक स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है, और वह स्टेटमेंट होता है कि कंपनी को वाउंड अप कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट दिया जाना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी मस्ट। ओके, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। थैंक यू।